हेलो, मैं अभिषेक श्रीवास्तव। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि हम यहाँ पे क्लास 11th के फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। अब ये क्लास 11th का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमारा ये फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने से पहले हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या होती है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स हम जनरली ये बोलते हैं जो हमारे नेचर में जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं उन सभी को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं और मेरे साउंड आपके पास पहुँच रहा है, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ भी फिजिक्स के प्रिंसिपल ही वर्क कर रहे हैं हमारे पास। यानी कि आप डे टू डे लाइफ में कार का चलना, बाइक का चलना, प्लेन का चलना, ट्रेन का चलना, ये सारे के सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। हम आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं। हमने आपको बोला जो आप जंगल में जाइए और जंगल में जाके ये बताइए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हॉट कौन से एनिमल के होंगे, आप स्टडी करके बताइए। आप गए जंगल में और वहां पे आपने स्टडी किया तो आप ये बोले जो सर एलिफेंट का होगा, लायन का होगा या टाइगर का होगा, ऐसे ही कुछ बोले। लेकिन वहां पे आप फिजिक्स लगाना भूल गए। क्यों? क्योंकि वहां जो हार्ट का काम होता है वो ब्लड को पंप करना होता है और ब्लड को पंप करके ब्रेन तक पहुंचाना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर हार्ट अगर होंगे तो वो जिराफ का होगा। क्यों जिराफ का होगा? क्योंकि यहाँ पे आप एक फॉर्मूला जानते होंगे प्रेशर के लिए। प्रेशर इज इक्वल्स टू रो एच जी होती है हमारे पास। वो जो हार्ट पंप कर रहे हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट पंप कर रहा है और हाइट जो है उसके हार्ट से ब्रेन की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारा डेंसिटी है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होंगे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे। ये हमारे पास लिक्विड प्रेशर के लिए बात करते हैं। तो हाइट यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हाइट बढ़ेगा प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। तो वो हार्ट को ज़्यादा वर्क करने पड़ेंगे पंप करके ब्रेन तक पहुंचाने में। तो जब ज़्यादा पंप करना पड़ेगा तो उसका तो ऑब्वियसली उसका हार्ट सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए तो हम बोलते हैं जो किसी भी इंसान को जब हार्ट अटैक आता है तो हम कहते हैं जो उसे जमीन पे लिटा दो। क्यों जमीन पे लिटा दो? क्योंकि हाइट जो है वो कम हो गया और हाइट जैसे ही कम होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इससे जमीन पे लुटाने के बाद उसका हार्ट का प्रेशर ज्यादा उसको नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ फिजिक्स की बात करते हैं। हम फिजिक्स के डेफिनेशन के ऊपर हम बात करते हैं जो फिजिक्स का डेफिनेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स फिजिक्स is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics। हमारे पास बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं। इट कंटेन्स large number of varieties of phenomena। कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल the winds, the sands, the moon,
the planets, the function of a human body, ये सब सारी चीजें जो है वो हम फिजिक्स में बात करते हैं। ठीक है, अब एक और हमारे पास क्या है, नेचर के बारे में और फिजिक्स के बारे में एक महान फिजिसिस्ट जो है उन्होंने एक चेस गेम के थ्रू समझाया है। हम उनका बात करना चाहेंगे। उनका नाम है ग्रेटेस्ट रिचर्ड फैनमैन। वो क्या बोलते हैं, दो लोग हैं चेस खेल रहे हैं, यहां आप समझिएगा, दो लोग चेस कर रहे हैं, वो नेचर है हमारे पास, और एक लोग जो है उनको चेस खेलना भी नहीं आता, उनको चेस का नियम भी नहीं पता, और उनको भेज दिया गया है जो जाइए वो दो लोग गेम खेल रहे हैं, आप उसको देखिएगा। तो जैसे ही वो जाके देखते हैं, एक दिन गए, दो दिन गए, तीन दिन गए, चार दिन, ऐसे कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक वो जाके देख रहे हैं, तो वो चेस के प्लेयर जो चेस का मूवमेंट कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, उससे वो जो देखने वाले व्यक्ति है उनने अपना एक रूल बनाया, 1 2 3 4 5 ऐसे उन्होंने कुछ रूल बनाए। अब उन्होंने ये बना दिया जो अब जो प्लेयर कोई आके खेलेंगे तो ये इसी टाइप से ये मूवमेंट करेंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर आके उन्होंने जो रूल बनाए थे उस रूल से उन्होंने खेला ही नहीं, मतलब वो दूसरा रूल से खेल गए। तो वो जो ऑब्जर्वर थे, वो ऑब्जर्वर क्या सोचे, जो अब उनका रूल तो फेल हो गया, तो अब उनको जो है एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा रूल बनाने के लिए। तो वो जो चेस खेलने वाले जो है वो हमारे नेचर है, और जो देखने वाले जो है वो फिजिसिस्ट है। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप लोग ग्रेविटेशन के बारे में तो जानते ही होंगे। ग्रेविटेशन हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन हमारे पास क्या है, ये जो दो मास है हमारे पास, सपोज मास हमारे पास ये m1 है और ये है हमारे पास मास m2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास r। ठीक, अब न्यूटन ने ये ग्रेविटेशन के लॉज दिए थे। उन्होंने क्या बोला था, जो दो मास है और एक सेपरेट डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है, F इजिकल्स टू G_m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब ये r जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम आएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ जाएगा, यानी कि r अगर कम हुआ तो फोर्स बढ़ जाएगा, r को अगर हम बहुत ज्यादा दूर पे ले गए, यानी कि बहुत दूर पे ले गए, तो हमारा फोर्स कम। तो ये इन्होंने बात किया। एक नया साइंटिस्ट आए, उस समय हमारे पास ये मास की कॉन्सेप्ट थी, लेकिन क्या हुआ, जो कुछ और पार्टिकल्स आ गए, ये केवल अट्रैक्शन हमारे पास था, यानी कि ये दोनों पास में ही आ रहे हैं, अट्रैक्ट ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेचर में एक और तरह के पार्टिकल्स आए जो कि चार्ज की बात कर लेते हैं, जैसे एक चार्ज और दो चार्ज। जब ये दोनों चार्ज यहाँ एक दूसरे के पास होंगे तो ये दोनों रिपेल करेंगे। तो भैया ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स तो यहाँ लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तो केवल अट्रैक्शन वाली फोर्स है, और ये फोर्स यहाँ पे तो है, इन दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन लग रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कूलम्स ने दिया। कूलम्स ने क्या बोले, जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो वो फोर्स हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा, F इजिकल्स टू Q1 और ये Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यानी कि ये चार्ज हमारे पास Q1 है और ये चार्ज हमारे पास Q2 है। यहाँ भी वही है, यहाँ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इजिकल्स टू
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां की k की वैल्यू है हमारे पास, k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारे पास। तो अब देखिए, नेचर के पास ये चेस खेलने वाले हैं और ये ग्रेविटेशन यानी कि न्यूटन्स और कूलम जो है ये ऑब्जर्वर है। अब इन्होंने अपना रूल बनाया, लेकिन इसके साथ यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ भी ये ठीक ठाक नहीं है, इसके साथ यहाँ भी प्रॉब्लम है। थोड़ा हम डीप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। जैसे अगर इसी चार्ज को, प्रॉब्लम किससे है हमारे पास, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सपोज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज दोनों का मास, मतलब दोनों सेम ही साइज का, ऐसा नहीं बड़ा बन गया, ये प्लस है और ये भी प्लस है। ये हमारे पास चार्ज Q1 है और ये हमारे पास चार्ज Q2 है, और इसको जो है हम एक डिस्टेंस पे रखे हैं जो 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस है, जो कि r जो है वो हमारा 1 लाइट ईयर। और हम ये चीज जानते हैं फिजिक्स में या यूनिवर्स में, कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकती। जैसे अगर हम बोल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट कहने का मतलब कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे ज्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा नहीं जाएगा। अब ये लाइट ईयर कहने का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो हमने दो चार्ज को रख दिया है, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस पे रखा है, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे होंगे इधर, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे होंगे इधर। अब तो इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है वो कितना लगाया होगा हमारे पास कितना लगाया होगा, F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स लगाया, F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी तक तो ठीक है। हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ भी वैलिड हो रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ हम क्या देखते हैं, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन मान लीजिए अगर इस चार्ज को हम पकड़ के थोड़ा सा आगे ले आते हैं, यानी कि थोड़ा सा आगे ले आते हैं इन द सेंस, अब इस चार्ज को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे ले आए तो हमने क्या किया, थोड़ा सा ही शिफ्ट किया है, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास 1 लाइट ईयर था, 1 लाइट ईयर था हमारे पास। तो हमने जब यहाँ थोड़ा सा हमने ये इसको खसकाया तो ये डेल आर लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा जो फोर्स बनेगा वो फोर्स हमारे पास बनेगा F = K Q1 Q2 बाई R माइनस का डेल R का स्क्वायर, ये फोर्स बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे फोर्स कितना आ गया, ये तो आगे आ गया, तो जैसे ये आगे आया तो यहाँ पे फोर्स तो हमारा अब ये रहा। हमने क्या बोला है, जैसे ही यहाँ डिस्टेंस कम हो जाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। अब ये बताइए, हमको यहाँ से ये खसकाने में कुछ सेकंड लगे, अब यहाँ पे फोर्स हम देख रहे हैं अब ये आना चाहिए, लेकिन क्या आप सोच पा रहे हैं जब हमने इसको यहाँ से खसकाया है यहाँ तक, तो ये इंफॉर्मेशन जो कोई आगे आ गया है हमारे फील्ड में, पास में आ गया है, ये इंफॉर्मेशन इसको यहाँ पहुंचने में 1 साल लगेगा। ये इंफॉर्मेशन इसको यहां पहुंचने में 1 साल लगेंगे। अब जब 1 साल इनको लगेंगे, अगर आज का डेट अगर 6 अगस्त
6 अगस्त 2026 है, तो ये इंफॉर्मेशन यहां तक 2026 मान लेते हैं 26 है, अगर 26 है तो ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंचने में 1 साल लगेंगे, यानी कि 6 अगस्त 2027 को पहुंचेगा। तो आप बताइए, न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी यहां ब्रेक हो रहा है। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो स्ट्रॉन्गर फील्ड में आ गया, अभी इसको पता ही नहीं है। जो इसको ये पता तब चलेगा 1 साल के बाद, लेकिन इसको तो पता अभी ये चल गया। क्या चल गया? जो भैया हम स्ट्रॉन्गर फील्ड में पहुंच गए, यानी कि इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा और इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। तो मेरा यहाँ ये बताने का मकसद क्या है, ये जो है कूलम्स के जो लॉज है ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गए, ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गए। तो मेरा यहाँ बताने का क्या मकसद है? मेरा यहाँ बताने का ये मकसद है, जो फिजिक्स जो है ये पूरा का पूरा एक चेस गेम की तरह ही चल रहा है। ये नेचर जो है गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, और हम क्या कर रहे हैं, वहां बैठ के इसी गेम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करके हम रूल बना रहे हैं। ये है फिजिक्स। फिजिक्स जो है नेचर के चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बात करेंगे। देखिए, बहुत से सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है जो ये सर समझ में ही नहीं आया। देखिए, मेरा मकसद एक्चुअली में समझाना था ही नहीं, मेरा मकसद बस ये था, जो ये वाला लॉ यहाँ वैलिड नहीं है, ये वाला लॉ यहाँ वैलिड नहीं है, तो यहाँ लॉ जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं हमारे पास। यानी कि नेचर जो है, नेचर हमारे पास क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पैटर्न को, और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम क्या कर रहे हैं, एक अपना नया नया रूल बना रहे हैं। इसीलिए फिजिक्स में जो क्लासिकल मैकेनिक्स, आप देखिए ना, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं, यहां न्यूटन का थर्ड लॉ लग ही नहीं रहा है। तो तब हमने क्या डिसाइड किया, जो अच्छा एक क्लासिकल मैकेनिक्स बना देते हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसको हम बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, तो भैया उसमें न्यूटन्स का लॉज लगेगा। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि चार्ज के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें कूलम्स लॉ, गॉस का लॉ लगने लगेगा। जब भैया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, उसमें हम आइंस्टाइन बाबा का पढ़ने लगेंगे हम। तो यहाँ पे सारे चीज जो है, अपना फिजिक्स का एक अपना ब्रांच है, और हर ब्रांच का अपना अपना एक काम है, और सारे ब्रांच में एक ही पर्पज होता है, जो हम अपने नेचर के चीजों को, नेचर के इवेंट को हम वहाँ एक्सप्लेन कर सके, और नेचर को हम बहुत अच्छे से समझ सकें। हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, और यूनिट के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।